हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की खोज के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज तक के लिए, अभी तक के लिए हम लोग ये जान चुके हैं कि जैसा हम पहले मानते थे कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु स्वयं भी कुछ छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिन कणों को हम संयुक्त रूप से अवपरमाणविक कण कहते हैं और जिनका नाम हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार की थी और किस वैज्ञानिक ने की थी, थॉमसन और क्रूक्स। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों के से संबंधित जो प्रयोग था, उनकी खोज से संबंधित जो प्रयोग था, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? आपको ध्यान होगा, हमने विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन का नाम याद रखना है। एक्सपेरिमेंट का नाम आपको बता दिया था, कैथोड किरण नलिका प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो इसी होप के साथ कि आप रोज़ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आपको सभी बातें समझ आ रही हैं, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आगे मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज के आगे वाला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। ओके एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आज का टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण। ध्यान रखेंगे, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, अलग सा टॉपिक है, जिसमें हम बात तो इलेक्ट्रॉन की ही कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग कुछ और नया पढ़ने वाले हैं आज। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात का जो निर्धारण है, क्या वैल्यू आती है, क्या संबंध है, वो हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है E/m, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e से लिखेंगे और द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखेंगे। तो आज हम जो संबंध पढ़ रहे हैं, जो अनुपात पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए है बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए है। और किस में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा उसके द्रव्यमान में अनुपात आज हमें स्टडी करना है। किस प्रकार से किया गया, इसका पता किस तरह से लगाया गया, किस प्रकार एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचा गया, उसके लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। हम लोग पहले उसकी चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंट की, और फिर इसके मान का निर्धारण करेंगे। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है। वर्ष 1897 में, ये 97 नहीं है, इट इज़ 1857 में जे थॉमसन ने पहली बार, फिर से नाम किसका आया है, ध्यान दोगे, फिर से नाम आया है जे थॉमसन का। क्लियर है? तो वर्ष 1857 ईस्वी में जे थॉमसन ने पहली बार आवेश द्रव्यमान अनुपात प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया, जो इलेक्ट्रॉन्स का E/m अनुपात भी कहलाया। आई होप आपको क्लियर हो गया है E/m का क्या मतलब है। E मतलब आवेश, m मतलब द्रव्यमान। क्लियर है बात? तो हम आवेश द्रव्यमान अनुपात की बात कर रहे हैं, जिसे हम बार बार आवेश द्रव्यमान लिखने के बजाय क्या लिख लेंगे? E/m लिख लेंगे। क्लियर है इतनी बात सभी के दिमाग में? तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसने खोज की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का जो अनुपात था, उसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले जे थॉमसन ने उसकी खोज की थी। क्लियर है बात? और किस तरह से की, कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, वो मैं आपको भी बताऊंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके लिए उसने विसर्जन नलिका में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स का पुंज, जिसे हम क्या कह रहे थे? कैथोड किरण। कल याद आ रहा है, कल हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ मूव करते हैं तो वो हमें अलग अलग कणों के रूप में नहीं दिखलाई पड़ते, बल्कि एक सीधी रेखा के रूप में गमन करने के कारण हमें वो किरण के रूप में प्रतीत होते हैं, और उन्हें हमने कल क्या कहा था? कैथोड किरण। याद है, कैथोड से निकलते थे, एनोड पे जाते थे, इसलिए हमने उन्हें कहा था कैथोड किरण। क्लियर है? आई होप इतनी बातें। तो थॉमसन ने क्या किया, वही कैथोड किरणें जिनकी हम कल बात कर चुके हैं, उन्हीं के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं कि विसर्जन नलिका ली और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो पुंज था
उस पुंज पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव आरोपित किया। क्लियर है बात? आप याद करिए, मैंने कल आपको जो परिणाम बताए थे प्रयोग से, तो हमने ये परिणाम भी लिखा था और मैंने इसको बहुत बार आपको बोला था, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे कि कैथोड किरणें जो सीधी रेखा में गमन कर रही थी, कैथोड और एनोड के बीच में इस तरह से जो सीधी रेखा के रूप में गमन कर रही थी, क्लियर है बात? इस तरह से, इतनी बात क्लियर थी। उसके ऊपर यदि हमने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया था तो वो प्रभावित होती थी, अपने पथ से विचलित हो जाती थी। किंतु यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही नहीं है तो किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता था। तो इसने क्या किया, ये बात क्योंकि हम परिणाम निकाल चुके हैं, कैथोड किरण नलिका वाला जो प्रयोग था उससे हम इलेक्ट्रॉन को खोज कर चुके हैं, जान चुके हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गमन कर जाते हैं। क्लियर है बात? इतना आपको पता है। तो अब उसी थॉमसन ने, जिसने कल वाला प्रयोग हमें बताया था, उसी ने क्या किया, वही कैथोड किरणें फिर से उन्हें निर्मित किया, फिर से उन्हें उत्पादित किया, वही प्रयोग किया विसर्जन नलिका वाला, और उन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव देखने की कोशिश की कि यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बारी बारी से लगाता हूँ या साथ में लगाता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है बात? आई होप समझ आ रहा है आपको। तो आपको वही बात देखना है यहाँ पे, यदि आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण करना है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ये एक दूसरे के लंबवत तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुगमित पथ पर गति कर रहे थे। समझ रहे हो बात को? किसके लिए कहा गया एक दूसरे के लंबवत? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसा लगेगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। क्लियर है बात? यूं मान लो इस तरह से। तो एक दूसरे के लंबवत आरोपित करना है, किसे? चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत। समझ आ गई बात? और कौन सी नलिका में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? विसर्जन नलिका में ही वही प्रयोग जो हमने कल किया था वही, बस उस पर इफेक्ट देखना है हमें कि यदि विद्युत क्षेत्र लगाया तो क्या प्रभाव हुआ, चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो क्या प्रभाव हुआ, दोनों को साथ में लगाया तो कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं, यदि होता है तो क्या प्रभाव परिलक्षित होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रभाव हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, ये चित्र है आपके सामने, ये वही ट्यूब है, ध्यान से देखेंगे, ये वही ट्यूब है जिसकी कल मैंने आपको बात बताई थी, जिसे हम विसर्जन नलिका भी कह रहे थे। याद आ रहा है? विसर्जन नलिका, छोटी सी कांच की बनी नलिका, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड था। बाद में हमने क्या किया था, एनोड को छिद्रित करके भी उपयोग में लिया था ना, तो बस वैसा ही है, छिद्रित एनोड हमें यहाँ पे लेना है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो अंतिम प्लेट है ये कैथोड है, क्लियर है। ये जो मध्य में प्लेट लगी हुई है एनोड, और इसके मध्य में देखिए ये बिल्कुल जहाँ से रेड लाइन पास हो रही है, ये क्या है, एक छेद बनाया गया है। क्लियर है? यहाँ पे हमने एक छेद का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो पुंज है वह एक ही दिशा में एक साथ में गमन कर जाए। क्लियर हो गई ये बात आपके दिमाग में? अब देखिए, दोनों प्लेटों को तार के माध्यम से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बात? दोनों प्लेटों को, ये बैटरी दिखाई दे रही है आपको, इससे कनेक्ट किया। अगर हमने उपयुक्त परिस्थितियां यहाँ पर दे दी, इस प्रयोग के लिए कौन सी थी परिस्थितियां, याद है आपको? अत्यधिक उच्च वोल्टता हमें देनी पड़ती है और बहुत कम दाब, अत्यंत न्यून दाब। तो न्यून दाब करने के लिए हमने क्या किया था, याद है आपको? निर्वात पंप लगाया था, और उस निर्वात पंप से हम क्या कर रहे थे, जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर का जो दाब है उसे कंट्रोल कर लेते थे। तो जैसे ही हम ये दोनों परिस्थितियां यहाँ अवेलेबल करवा देंगे, यहाँ पे हम दोनों परिस्थितियां दे देंगे, वैसे ही कुछ स्पेसिफिक कणों का उद्भव स्टार्ट होगा। कहाँ से जी? कैथोड से स्टार्ट होता है। किधर गमन करते थे वो कण? एनोड की तरफ करते थे, तो वैसा ही दिख रहा है आपको। अब क्या होता है, एनोड के सेंटर में जो मैंने छेद किया हुआ है, यहाँ से वे कण जो एक किरण के रूप में गमन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे थे, कैथोड किरण कह रहे थे, तो कैथोड किरण के रूप में ये यहाँ से इस पॉइंट से पास हो जाते हैं, इस छेद से पास हो जाते हैं जो एनोड के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है।
ओके, अब हमने ये पढ़ लिया था कि इन कैथोड किरणों का एक गुण है कि ये सीधी रेखा में गमन करते हुए चलते हैं। तो उसी प्रकार आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं। ये जो ट्यूब के लास्ट में बनाया है ये है स्फुरदीप्त स्क्रीन। याद है कल मैंने आपको बताया था स्फुरदीप्त का मतलब जो एक स्पेसिफिक कलर के साथ चमकता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? स्फुरदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे हमने कल लिया था जिंक सल्फाइड, आई होप याद है आप लोगों को, ध्यान में आ रहा है? वही सब सेम वही एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल वही है। तो हमने यहाँ पे स्फुरदीप्त पदार्थ लिया ताकि हम इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल कर टकराएगा इस पर्दे पर तो हम उसकी बिहेवियर को, उसके व्यवहार को देख सकें। तो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले किरण के रूप में एनोड के मध्य वाले छेद से पास होकर आगे ट्रैवल करके निकले, तो ये जो बी पॉइंट यहाँ बनाया है बिल्कुल मध्य में, यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर गए, यहाँ जाके टकरा गए। जहाँ टकराए वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो उत्पन्न हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई एक। क्लियर है बात? अब ऐसा हमने कल भी देखा था। अब आज इसमें क्या चेंज करना है, आज इसी इलेक्ट्रॉन के पुंज से जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखना है। बस इतनी सी बात और करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पास ऑन किया एनोड से इलेक्ट्रॉनों के पुंज को या कैथोड किरण को, फिर हमने यहाँ पे लगाया है विद्युत क्षेत्र। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर की प्लेट लगाई है जिसके पास में लिखा गया है पॉजिटिव, एक येलो कलर की प्लेट है जिसके पास में लिखा गया है नेगेटिव। समझ आ रही है बात आप सभी को? क्लियर है? ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हो गया हमारा कैथोड नेगेटिव प्लेट और ये हो गया हमारा एनोड, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस तरह से समझेंगे कि इन दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट करके और बैटरी से भी कनेक्ट किया है। क्लियर है बात? ऐसा आप समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे शो नहीं कर सकते वरना ये फिगर क्या है पूरा आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसलिए तो ये हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगाया है, विद्युत क्षेत्र की ये दोनों प्लेट्स हैं। अब क्या होता है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पुंज को यहाँ से पास किया जाता है तो यह दिखाई देता है कि वे इलेक्ट्रॉन पुंज बी पॉइंट पर नहीं बल्कि किसी और दिशा में, जैसे विद्युत क्षेत्र यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से स्प्लिटिंग दिखाई है, देखिए विभक्तीकरण यहाँ से है, यानी जैसे ही विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आते हैं अपना पथ भटक जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और बी पॉइंट की बजाय कहाँ चले गए, ए पॉइंट पर जाके, ए पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर जाते हैं, वहां जाके टकरा जाते हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि बी पर अब किसी तरह की दीप्ति उत्पन्न नहीं होती। कहाँ उत्पन्न होती है? पॉइंट ए पर अब दीप्ति उत्पन्न होती है। अब कब? जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो थे वो किस प्रकार के, कौन सा आवेश था उनके ऊपर, नेगेटिव आवेश था। याद है आप लोगों को, हमने कल परिणामों से ये बात पढ़ी है। तो जो नेगेटिव आवेशित हैं वे कण जो खुद नेगेटिव आवेशित हैं वे किस ओर आकर्षित होंगे? पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट है, तो जैसे ही विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये कण आते हैं ये अपने आप विचलित होकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ भटक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और इसीलिए बी पॉइंट की बजाय ए पॉइंट पर हमें दीप्ति दिखाई पड़ती है। क्लियर है बात? समझ आ गया बी पॉइंट ए पॉइंट क्यों बनाया है? प्रभाव भी समझ आ गया आप लोगों को, आई होप। आगे देखिए, ये जो अभी बात की है हमने की है केवल विद्युत क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को भी हमने लगाया, आपको ये चुंबक दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एन मतलब इसका उत्तरी ध्रुव, ये एस मतलब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है बात? चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिखाई दे रहा है आपको, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। आई होप अब क्लियर हो गई ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये कंडीशन जरूरी है, अगर आप दोनों का प्रभाव साथ में देखना चाहते हैं तो ये कंडीशन जरूरी है कि ये एक दूसरे के लंबवत हो। अगर अलग अलग देख रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लगा लो, ठीक है। बट एक बार हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे और एक बार दोनों को साथ में
लगा कर देखेंगे कि वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब दोनों का इफेक्ट साथ में देखना है तो साथ में परिलक्षित हो, एकदम क्लियर हमें इफेक्ट दिखाई दे, इसलिए हमने क्या करना है, ये शर्त पूरी करनी है कि इन्हें एक दूसरे के लंबवत लगाना है। क्लियर है बात? तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में आपको मैंने चुंबक बता दी है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का पुंज या कैथोड किरण एनोड से इस छिद्र से पास होती हुई आगे मूव करेगी, तो इस बार जो दीप्ति है वो न ए पर दिखाई देती है न बी पर दिखाई देती है, बल्कि किसी तीसरे ही पॉइंट पर। कहाँ पर, ये देखिए नीचे की तरफ बनाया गया है सी पॉइंट, यहाँ पर दीप्ति उत्पन्न होती है। क्लियर है? यानी जो प्रभाव हमने विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में देखा था उसके बिल्कुल उल्टा प्रभाव दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। लेकिन हाँ, प्रभाव जरूर है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन अपने मूल पथ से, जो बी पॉइंट पे था उस मूल पथ से भटक गए हैं। एक बार ए पॉइंट की तरफ विचलित हुए, दूसरी बार सी पॉइंट की तरफ विचलित हुए। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपना जो मूल पथ है उसे भूल जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब क्या किया गया बेटा, अब इन दोनों को बैलेंस करके, किसको, विद्युत क्षेत्र को, इन दोनों प्लेट्स का जो प्रभाव था विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों को बैलेंस करके लगाया गया। न तो विद्युत का प्रभाव अधिक रहे न चुंबक का प्रभाव अधिक रहे, दोनों का प्रभाव बैलेंस करके लगाया गया। तो ये पता चला कि फिर से जो इलेक्ट्रॉनों का पुंज है वो बी पॉइंट पर टकराने लगा। कहाँ टकराने लगा बेटा? फिर से बी पॉइंट पर टकराने लगा। कब? जब इन दोनों का जो मान है, इन दोनों का जो प्रभाव है वो संतुलित कर लिया गया। क्लियर हो रही है बात? यानी मैं यूं लिख दूं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का प्रभाव बिल्कुल बराबर हो गया। तब हमने क्या देखा कि अब कोई विचलन नहीं, इलेक्ट्रॉनों का जो मूल पाथ था वही इलेक्ट्रॉन फिर से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का प्रभाव ही नहीं है, दोनों बराबर हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपके सामने जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के आवेश इस तरफ जाना और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इन दोनों में क्या संबंध है और इसका अनुपात कितना आता है। क्लियर है फिगर? ओके एवरीबॉडी, तो आइए देखते हैं क्या मान हमें प्राप्त हुआ है। थॉमसन के अनुसार आरोपित विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में विचलन की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो आपने अभी अभी देखा है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो गए, विचलित हो गए, मूल पथ भूल गए। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर भी यही हुआ, उन्हें हम अपने मूल पथ से विचलित होना पड़ा और वे कहीं और जाकर हमें प्राप्त हुए। जो ग्लो था, जो दीप्ति थी, वो कहीं और उत्पन्न हुई। क्लियर है? तो किस कारण से ये दीप्ति उत्पन्न हुई, थॉमसन क्या कहता है, थॉमसन कुछ कारण बताता है कि इन विशेष कारकों पर निर्भर करता है। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो इन कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे सभी। फर्स्ट पॉइंट, किसी कण पर ऋणावेश का परिमाण जितना अधिक होता है, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ऋणावेश की बात कर रहे हैं। जितना अधिक होता है तो आरोपित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया उतनी ही अधिक होगी और इस प्रकार विक्षेपण का परिमाण अधिक होगा। यानी हम इसको शॉर्ट में या इजी वे में क्या याद कर सकते हैं, जितना अधिक आवेश उतना अधिक विचलन, यूं याद कर लो, जितना अधिक आवेश उतना अधिक विचलन। कैसे, आप लोग ध्यान दो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पुंज था वो पॉजिटिव की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव आवेश था, इसलिए वे पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हुए। तो जितना आवेश नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर बढ़ते रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। बस यही बात आपको यहाँ पे कही गई है, जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विक्षेपण होगा, विचलन होगा, उतना ही अपने पथ से भटक जाएगा कण। नेक्स्ट लाइन देखिए, कण का द्रव्यमान जितना कम होगा,
अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। और द्रव्यमान के लिए क्या कहा जा रहा है? जितना कम होगा यानी जितना हल्का कण होगा विक्षेपण का परिमाण उतना ही अधिक होगा। विक्षेपण का परिमाण आप ये देखो बेटा, इस बात को आप इस तरह से याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। कोई हल्की चीज है, कोई हल्की चीज है, कोई हल्का कण है, उसे आपको विचलित करने के लिए, अपने स्थान से हटाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। वो बेचारा वैसे ही हल्का पहले से है कि नहीं। तो जिस कण का द्रव्यमान है, आपने उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो वो तो ज्यादा भटक जाएगा अपने रास्ते से। तो बस यही बात यहाँ पे कही गई है कि आवेश जितना ज्यादा विचलन उतना ज्यादा। समझ रहे हो? जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विचलन। लेकिन द्रव्यमान जितना ज्यादा, यदि कोई भारी चीज है उसे यदि आपको विचलित करना है, खिसकाना है, हटाना है, जगह परिवर्तित करनी है, उठा लेना है, कुछ भी करना है, आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इजंट इट? तो वही बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन वो बात किसके लिए? किसी चीज के लिए नहीं, कण के लिए कह दी। तो कण का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है वह उतना ही कम विचलित होता है, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक विचलित होगा। यही सिंपल सा रिलेशन आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, आरोपित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो तो। अब बेटा देखो, कण के बारे में बात नहीं की जा रही है, हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रभाव, जिस प्रभाव को लगाकर हमने इलेक्ट्रॉनों को मजबूर कर दिया कि वो अपना मूल पथ ही भूल जाए। तो उन्हीं दोनों प्रभावों की, उन्हीं दोनों क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं कि यदि हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दें, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज की और बैटरी लगा दी, समझ रहे हो बात को, चुंबक ज़्यादा और पावरफुल ले ली, तो क्या होगा? कण अधिक विक्षेपित हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है। विक्षेपण का कारण ही कौन था? विक्षेपण का तो कारण ही ये दो कण, ये दो प्रकार के क्षेत्र तो थे। विद्युत क्षेत्र लगाया, बेचारा कण अपना रास्ता भूल गया। चुंबकीय क्षेत्र लगाया, फिर अपना पथ भटक गया। तो यदि हम इनकी प्रबलता बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल सीधी सी और समझने वाली बात है, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लगाकर ही हम उन्हें पथ विचलित करवा रहे हैं। यदि ये बात है तो हम प्रबलता बढ़ाएंगे तो भी इफेक्ट वैसा ही होने वाला है। ज्यादा प्रबल क्षेत्र लगाया, बेचारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा विचलित हो जाएगा, अपना रास्ता ज्यादा भटक जाएगा और ज्यादा दूर चले जाएगा। यूँ समझ लो, अपने मूल पथ से ज्यादा दूर चले जाएगा। क्लियर हो गई बात? अभी तो हमें पता चल गया कि पॉइंट बी पे नहीं जाके ए पे और सी पे जा रहा है। अब अगर हमने दोनों के क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दी तो वो ए से भी और ऊपर, कहीं और बेचारा दूर, सी से भी कहीं और ज्यादा नीचे। ऐसा हो सकता है कब? जब हमने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की सामर्थ्य बढ़ा दी है। और अगर कम कर देंगे तो कम विचलित और पास आ जाएंगे। बी के आसपास कहीं पॉइंट जो है वहां पे हमें दीप्ति दिखाई देगी। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है, आई थिंक समझ आ रही है बात आपको। तो ये जो कारण है ये थॉमसन के अनुसार दिए गए कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हमने पिछले प्रयोग में पढ़ा था कि सीधे सीधे पथ में गमन कर जाते हैं, लेकिन अब सीधे पथ में गमन नहीं कर रहे हैं, अपना जो मूल पथ है उसको भूल रहे हैं, उसको भटक रहे हैं। तो इसका कारण क्या बताया? एक तो आवेश, द्रव्यमान, और तीसरा जो क्षेत्र हमने लगाया है, जो प्रभाव हमने लगाया है, वही कारण। अब देखिए अगला पॉइंट। अब अकेले आरोपित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और प्रतिदीप्त पर्दे या डिस्क के किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए ए, पर टकराते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें फिर से कुछ डिस्कस करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ए पॉइंट जो हमने वहाँ पे इस फिगर में देखा था, ऊपर की तरफ था, वहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं, वहाँ जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी टकरा रहे हैं, तो वहीं पे दीप्ति उत्पन्न हो रही है। आगे देखिए, इसी प्रकार मात्र चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर्दे के किसी बिंदु, मान लीजिए सी, ये सी भी मैंने आपको बता दिया था वहां पर, तो वो सी पॉइंट कब? जब हमने केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ए पॉइंट पर कब? जब हमने केवल और केवल विद्युत क्षेत्र लगाया था। पर टकराते हैं, ये बात क्लियर है। तब दोनों क्षेत्र इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि उनके पारस्परिक विक्षेपण निरस्त हो जाएं। ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि लास्ट में हम पहले तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं, विचलन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं, विचलन देखते हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस कर दिया,
संतुलित कर दिया, दोनों में से किसी का भी इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा? वैसा ही इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता जो भूल गया था उससे वापस अपने मूल पथ पे आ जाएगा, और यदि मूल पथ पे आता है तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? दीप्ति कहाँ उत्पन्न होगी? पॉइंट बी पर। अंडरस्टूड है? आई थिंक अंडरस्टूड है ये बातें। अगर आपने एक्सपेरिमेंट का जो चित्र मैंने दिखाया है उसको ढंग से देख लिया है तो इतना ज़्यादा सोचने की, बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस 3 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये जो विचलन हो रहा है ये किन बातों पर निर्भर कर रहा है? आवेश पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और दोनों जो क्षेत्र लगाए हैं उन क्षेत्रों की सामर्थ्य पर निर्भर कर रहा है। इतनी बातें यदि क्लियर है तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ रह जाती है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन पुंज का पथ अविक्षेपित रहता है। बिल्कुल हमें पता है अविक्षेपित रहेगा जब हमने दोनों को बैलेंस कर लिया है, एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों क्षेत्र कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल पथ पे चलता रहेगा। यह पुंज पर्दे के किसी बिंदु यानी बी पर ही टकराता है। बिल्कुल वही टकराएगा क्योंकि अब किसी से प्रभावित नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं है। उसे पता है, जैसे एक बच्चा है उसे पता है मुझे क्या बनना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करता है, सिर्फ और सिर्फ उसे पता है मेरी मंजिल ये है, तो वो उसी रास्ते को चुनता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जिसे यही नहीं पता उसे लाइफ में क्या करना है तो उसे कोई भी भटका सकता है। समझ रहे हो? किसी के भी प्रभाव में आ सकता है जिसने सोचा ही नहीं है। अब 10th पास करने के बाद 11th में भी अगर आप लोग ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, आपको अपने फ्यूचर की ज़िंदगी कैसी चाहिए, तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो बस वैसा ही फिर वो विचलन चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बेटर है कि एक मंजिल सोच लीजिए और रास्ता सोच लीजिए, उस रास्ते पर साथ चलने के लिए हम हैं आपके लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। आवेश द्रव्यमान अनुपात के बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की फील्ड में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, वो ये बात है जिसे अब हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। देखो बेटा, परमाणु के लिए सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि सबसे छोटा कण है परमाणु। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि वो इतना छोटा है और खुद भी अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें हमने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है उसकी गणना हमें करनी है। क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए भी? इतना छोटा सूक्ष्म कण जो दिखाई नहीं दे रहा है, खुद किसी और कण के अंदर स्थित है, उसे निकालना, उस कण में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक पे आवेश मापना, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्य किया गया है। जिस वैज्ञानिक ने ये काम किया था, ये प्रयोग किया था और आवेश की गणना की थी, उनका नाम जो है वो हमेशा के लिए अमिट हो गया। और आप जो ये एक्सपेरिमेंट आज पढ़ेंगे इसके बाद आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, वैल्यू भी आपको बताई जाएगी और एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको यहाँ पे अभी बता देती हूँ। तो देखिए, आवेश की गणना किस पे की जा रही है? एक इलेक्ट्रॉन पर। देखिए क्या लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण रॉबर्ट ए मिलिकन। ध्यान रखेंगे, मिलिकन का नाम इसीलिए फेमस है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था, जो दिमाग लगा के जो प्रयोग किया, वो इन्हीं के नाम से फेमस हो गया है। तो देखिए कौन सा प्रयोग है। मिलिकन द्वारा 1917 ईस्वी में मिलिकन की तेल बिंदुक विधि से किया गया। समझ रहे हो बात को? तेल बिंदुक विधि, ये इसी नाम से फेमस हो गए, से तेल बिंदु प्रयोग भी कहा जाता है। मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग हर जगह फेमस है। क्यों? सिर्फ ये थे जिन्होंने अकेले एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की, बिल्कुल एग्जैक्ट गणना की। ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, अपना जो अपैरेटस था, जो सिस्टम था, वो इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया कि ये कैलकुलेट कर पाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इस विधि में तेल की बूंदों को कुहासे के रूप में एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा कक्ष में प्रवेश कराया गया। कौन से कक्ष में? कौन से कक्ष में? हमारे घर का कक्ष नहीं है, स्कूल का नहीं है, कहीं नहीं। एक छोटा सा इन्होंने अपैरेटस, कंटेनर, पात्र डिजाइन किया था, उस पात्र के कक्ष की बात हो रही है। ठीक है, और बूंदों को किस रूप में डाला गया? कुहासे के रूप में। मिस्टी तो जैसे जब बहुत घना कोहरा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कुहासा कहते हैं, जिसमें थोड़ा डस्ट भी होता है और थोड़ा सा फॉग भी होता है, उसे हम कहते हैं
कुहासा, तो उस रूप में पानी में थोड़ा ऐड करके ऑयल को इन्होंने स्प्रे किया था। आगे देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड इनके प्रयोग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पढ़ रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करके तथा बूंदों के गिरने की दर मापकर मिलिकन उनके द्रव्यमान ज्ञात करने की स्थिति में था। ध्यान से सुनो, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी चित्र के माध्यम से। इसी समय एक्स किरणों का एक पुंज कक्ष में प्रवाहित किया गया। जो जो बातें जहाँ जहाँ पे यूज आ रही बस उनको ध्यान में रखते रहो। सबसे पहले तेल की बूंदें लीजिए, एक कक्ष में उनका प्रवेश कराया और एक एक बूंद के गिरने की दर इन्होंने मापने की कोशिश की और बिल्कुल ये सक्सेसफुल भी हो गए थे। किस तरह से हुए थे मैं आपको बताऊंगी। ऐसा इन्होंने डिजाइन बहुत अच्छा किया था apparatus। और फिर क्या किया गया, एक्स किरणों का एक पुंज भी वहां पे कक्ष में भेजा गया, जिसने इसके अंदर स्थित वायु को आयनित कर दिया। क्या काम आई एक्स किरणें अंदर जो भी वायु उपस्थित थी, निर्वात पंप नहीं लिया गया है, तो वायु को क्या किया, आयनित कर दिया, अर्थात आयन प्राप्त हो गए। तेल की बूंदें इन आयनों से टकराने पर आवेशित हो गई। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। अगर कोई एक ऐसा वस्तु है, कोई भी एक ऐसी बॉडी है आपके पास जो आवेशित है, यदि उसके संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु आती है तो वो भी आवेशित हो सकती है। छोटा सा एक खेल में हम लोग जो बचपन में खेल खेलते रहते थे, प्लास्टिक का कंगा लेते थे, बालों से रब करके उसको घिसके और कागज के टुकड़ों की तरह उसे आकर्षित करते थे, तो वो बिल्कुल आकर्षित हो जाते थे, होते थे कि नहीं। तो वो कहाँ से आया, कोई प्लास्टिक का जो कंगा है वो कोई सुचालक थोड़ी ना है विद्युत का, लेकिन फिर भी वो चार्ज हो सकता है, आवेशित हो सकता है जब हमने उसके ऊपर उसे घिस दिया, उसे घर्षित किया तब। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है, जब हमने वायु को आयनित कर दिया तो तेल की बूंदें भी इन आयनों से टकराकर स्वयं क्या हो गई, आवेशित हो गई। उन बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके इन बूंदों पर विद्युत आवेश ज्ञात किया गया। बहुत ध्यान से, बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत सावधानी से इन्होंने अपना प्रयोग किया। और आज हमें कुछ नहीं करना, इन्होंने जो प्रयोग किया था हमने तो सिर्फ वो पढ़ना है, हम तो वो पढ़ रहे हैं बस, हम खुद कुछ इतना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या मान इन्हें प्राप्त हुआ, किस तरह से प्राप्त हुआ। पहले मैं आपको ये चित्र दिखा देती हूँ। ये वो चैम्बर है जो मिलिकन ने अपने प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है एक प्लेट ये रही ऊपर रखी गई है, दूसरी प्लेट यहाँ पर नीचे है, तो ये ऊपरी कक्ष है। इस प्लेट के ऊपर वाला जो है ये ऊपरी कक्ष है। अब ध्यान पड़ रहा है, मैंने जो कक्ष कहा था कौन सा कक्ष है, वो इस चैम्बर का कक्ष है। तो यहाँ पर ये ऊपरी कक्ष है और ये निचला कक्ष है। ऊपरी कक्ष के मध्य जो ये प्लेट लगाई गई है, इस प्लेट से क्या किया गया, सेपरेट किया गया दोनों कक्षों को। ये जो प्लेट है ये बैटरी से, देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है ताकि पता चले आवेश है कि नहीं है, और यहाँ पे ये नेगेटिव। तो ये दोनों धातु की प्लेटें यहाँ पर लगाई गई है छोटी छोटी। ये जो ऊपरी प्लेट है इसमें छोटा सा सेंटर में छिद्र किया गया है। ऐसा छिद्र क्यों किया गया, ताकि जो बूंदें, ऑयल की जो बूंदें, तेल की जो बूंदें अंदर प्रवेश कर रही हैं वे एक साथ निचले कक्ष में प्रवेश ना कर जाएं। इतना छोटा सा छेद बनाया गया ताकि धीरे धीरे एक एक करके बूंदों का निचले कक्ष में प्रवेश हो सके। उनके प्रवेश को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, बीच में एक छोटा सा छिद्र दे दिया। क्लियर हो गई बात। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से स्प्रे की बॉटल लगाई गई है, यहाँ से उन्होंने तेल की बूंदों का स्प्रे किया अंदर और एक्स किरणों का प्रवेश भी यहाँ से करवाया गया। क्लियर हुई बात आपके। यहाँ से वो देख रहे थे कि क्या परिवर्तन होता है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे बूंदें यहाँ से नीचे प्रवेश कर रही थी उनकी दर इतनी धीरे कर दी इन्होंने एक्सरे के माध्यम से, इतनी धीरे हो गई कि एक बूंद, अब जैसे ही वो बूंद जो है हवा के, वायु के कांटेक्ट में आई तो वायु एक्स किरण के कारण आयनित थी, तो प्रत्येक बूंद में भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ चार्ज जो है डेवलप हो गया, आवेशित हो गई। क्लियर है। अब जैसे जैसे बूंद नीचे आके यहाँ पर गिरी, तब उन्होंने क्या किया, बराबर ठीक से सावधानी पूर्वक कैलकुलेशंस की, बहुत बारी एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया और तब कहीं वो जाके एक रिजल्ट पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी तत्व का हो उसका आवेश जो है वो फिक्स रहता है। और वो कितना रहता है, देखिए
इसके अलावा उसने बताया कि बूंदों पर उपस्थित आवेश Q जो है उसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, Q बराबर NE। क्लियर है? मैं यहाँ लिख देती हूँ Q बराबर NE। Q क्या है बेटा? Q है आवेश, आपको बता दिया है। N है संख्या, किसकी संख्या? ये जो E है इसकी संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश पता लगाया। क्लियर हुई बात? तो यदि n बराबर 1 है, मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश प्राप्त हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10 की घात -19 कूलाम, ये आवेश का मान उन्हें प्राप्त हुआ। कैसा था आवेश? इसका परमाणु जो था वह ऋणात्मक था, यानी इलेक्ट्रॉन था। यदि दो इलेक्ट्रॉन, यदि n बराबर 2 होगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 3 है, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19, बस इतनी सी तो बात है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इन्होंने, जो मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था उसके माध्यम से, इस पूरे प्रक्रम में इन्होंने बड़ी सावधानी से सभी कैलकुलेशंस करते हुए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें बताया। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को ऑफ करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है सब सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं। जो 2 एक्सपेरिमेंट मैंने आज आपको बताए हैं वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, उन्हें कभी आपको नहीं भूलना है। मिलीकन का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना है। जो साइंस पढ़ रहा है, जो भी साइंस ग्रेजुएट है, उसे ये एक्सपेरिमेंट हमेशा ध्यान रहता है। और क्या पता चला इससे? हमें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चला। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का जो अनुपात था वो दिया था जे थॉमसन ने, उसका भी प्रयोग हमने पढ़ लिया है, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो रिजल्ट निकले वो हमें पता चल गए हैं। आई होप आपको सभी बातें समझ आ रही है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास से मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम चैप्टर का नया टॉपिक करेंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।